नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक यात्रियों वाले एयरपोर्ट में कौन प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है रायपुर एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना रायपुर जो है, यहाँ घरेलू यात्रियों की संख्या सर्वाधिक है। देश में किसी भी एयरपोर्ट से अधिक जो घरेलू यात्री हैं वो रायपुर एयरपोर्ट में आते हैं। ठीक है। और कह सकते हैं कि उड़ान योजना के तहत और भी एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन रहे हैं, जैसे कि जगदलपुर एयरपोर्ट, बिलासपुर एयरपोर्ट, रायगढ़ एयरपोर्ट। इसके अलावा हम अंबिकापुर एयरपोर्ट भी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी तक रायपुर एयरपोर्ट ही सबसे ज़्यादा एक्टिव एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। तो बाकी जितने भी एयरपोर्ट हैं वो सब रायपुर से कनेक्ट होंगे, और रायपुर पूरे देश से कनेक्ट है, और ये एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा अभी से प्राप्त है, और राज्य सरकार की पूरी कोशिश थी कि जो रायपुर एयरपोर्ट है इसको अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी मिले, और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कह सकते हैं एक जो आवश्यकता है वो इसकी पूरी हो, और राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी जो बने वो रायपुर एयरपोर्ट बने। भविष्य में ऐसी संभावना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा वो रायपुर बनेगा, और निश्चित तौर पर क्योंकि छत्तीसगढ़ से काफ़ी लोग पर्यटन के लिए थाईलैंड, श्रीलंका, आपके इंडोनेशिया, है ना, इन सब देशों में ट्रैवल करते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी देश के लिए एक भी फ्लाइट चल जाती है तो बिल्कुल रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। ठीक है। और इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता है ये छत्तीसगढ़ की, है ना। तो इसमें देश के विभिन्न राज्यों के और कुछ विदेशी खिलाड़ी भी आने की संभावना है। ठीक है। और ये ओपन प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई अंतिम मतदाता सूची में छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतदाता हैं? तो इसका सही जवाब है 2.04 करोड़, है ना। तो इतने मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में, और इसमें ज़्यादा मतदाता जो हैं वो महिला मतदाता हैं। 1.02 मतदाता लगभग, या 0.3 मतदाता आप मान के चलिए, है ना, ये आपकी महिलाएं हैं, और 1.01 मतदाता जो हैं करोड़ में, है ना, ये पुरुष हैं। तो महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में मतदाताओं में। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके जो भी क्वेश्चन अभी तीनों हम लोगों ने बनाए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे भी आज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये भविष्य में आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, तो इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जबकि 23वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है। 24वां स्थापना दिवस मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, है ना। उस हिसाब से अगर गिनेंगे, पहला 1 नवंबर 2000 को, और 23 अभी, तो टोटल मिला के 24 स्थापना दिवस हमारे हो गए। लेकिन वर्षगांठ क्या होता है कि जब एक वर्ष हमारा बीत जाता है, जैसे 2000 को पहला स्थापना दिवस हुआ और 2001 को पहली वर्षगांठ हुई। ठीक है। तो एक से गिनना शुरू करेंगे तो 23 को 23वीं वर्षगांठ हुई। ठीक है। तो 24वां स्थापना दिवस हमने मनाया। आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारियां हैं कि 1 नवंबर 2000 को हमारा गठन हुआ था, है ना। और जो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ, तो लोकसभा का 25 जुलाई और 31 जुलाई है ना। 25 जुलाई को पेश हुआ, 31 जुलाई 2000 को उसमें सिग्नेचर हुआ, 3 जुलाई को राज्यसभा में पेश, 3 अगस्त को राज्यसभा में पेश हुआ, 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ, जबकि 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने, जो कि KR नारायण थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया। किसी भी सामान्य बुक के प्रथम पृष्ठ पे ये सारी जानकारी दी होती हैं।
तो इसको याद रखना है। यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में एफएटीएफ ने किन देशों को ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसका सही जवाब है इन सभी देशों को, है ना। पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया और एक लिट्स आइलैंड करके एक देश है छोटा सा, है ना। ये सारे देश जो है ना, ये या तो टेररिस्ट फंडिंग से जुड़े हुए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी को सर्कुलेट करना, वो सारे कार्य करने में ये देश थे। लेकिन इनके सिस्टम को सुधारने के लिए एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में इनको डाला था। और एफएटीएफ आप जानते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूरा नाम है। और ये बहुत ज़्यादा लॉस करता है किसी इकोनॉमी को अगर इसको, किसी देश को उसकी ग्रे लिस्ट में डाला जाए, या कह सकते हैं उसकी ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में भी कुछ देश हैं, जैसे कि आपका उत्तर कोरिया है ना, इस समय वो ब्लैक लिस्ट में है। ईरान को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। ठीक है। ये सारे देश ब्लैक लिस्ट में हैं। इसके अलावा भी कुछ देश आपको मिल सकते हैं इसकी ब्लैक लिस्ट में। तो बहुत ज़्यादा इसका बुरा इम्पैक्ट होता है। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि एफएटीएफ ने जो ये ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट निकालता है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष अभी टी राजा कुमार हैं, है ना। तो इनको भी याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब है आईईए, यानी विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 जो जारी किया है आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है। और इसमें बताया गया है कि लगातार जो हमारी डिमांड है प्राकृतिक गैस और तेल की, वो बढ़ रही है। 2023 जो 2030 यानी 2030 तक यह अपनी चरम सीमा पर होगी। और इस कारण से जो पृथ्वी का तापमान है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, जो कि एक स्थायी टेम्परेचर, उतना अगर बढ़ गया तो वो स्थायी रूप से रहेगा। और इसका बहुत ही नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, जहाँ के ग्लेशियर लगातार पिघलेंगे। हिमालय के ऊपर के ग्लेशियर भी लगातार पिघलेंगे। और ये जो ग्लेशियर पिघलेंगे उससे समुद्री जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे बहुत सारे जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वो डूबेंगे। ठीक है। और मौसम में बहुत विकराल चेंजेस आएंगे। ये सब कुछ बताया गया है विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 में, जिसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है ना। और आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 6 माह की फ्री वीजा एंट्री की सुविधा दी है? तो इसका सही जवाब है भारतीयों की फेवरेट डेस्टिनेशन थाईलैंड, है ना। तो थाईलैंड में भारतीय नागरिक बहुत ज़्यादा यात्रा करने जाते हैं। ठीक है। थाईलैंड, बैंकॉक ये सब घूम के आते हैं। तो यहाँ पे थाईलैंड सरकार ने भारतीयों को 6 महीने की फ्री वीज़ा एंट्री की सुविधा दी है, ताकि वीज़ा अगर नहीं भी बन पाए तो वो परेशान ना हो, आराम से इस देश की यात्रा कर पाएँ। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ के भी नौजवान जो हैं ज़्यादातर पर्यटन के लिए कहाँ जाते हैं? थाईलैंड जाते हैं, है ना। ये क्रेज पूरे देश में है। और थाईलैंड में जाने के बाद यहाँ पे घूमना उनको पसंद है। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। कि भारतीय नागरिकों के लिए 6 माह की फ्री वीज़ा एंट्री की सुविधा दी है। अच्छा, इस एंट्री को देने से भारतीय वीज़ा या पासपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। जो भारतीय कहते हैं पासपोर्ट इंडेक्स रहता है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें रैंकिंग हमारी नीचे रहती है। तो अगर थाईलैंड ने हमको ऐसी सुविधा दी है तो निश्चित तौर पर भारतीय पासपोर्ट की जो स्वीकृति है वो थोड़ी बढ़ी है ना। और ऐसे कुछ और देश भी होंगे, आप देखेंगे, जो हमको वीज़ा फ्री एंट्री देने की बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं श्रीलंका हमको ऐसा ऑफर दे रहा है। बांग्लादेश भी चाहता है कि ऐसी सुविधा उपलब्ध हो। नेपाल वगैरह भी हमको फ्री वीज़ा क्या, बिना पासपोर्ट के भी आप नेपाल में जा सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं जहाँ पे भी जिन भी देशों से मिलती है तो वो पासपोर्ट को मजबूत करता है। ठीक है ना। तो इसको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को संगीत के शहर की मान्यता दी है? ठीक है, हाल ही में ऐसा किया यूनेस्को ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगातार सीजीपीएससी के एग्जाम में आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है ग्वालियर। ग्वालियर को संगीत के शहर की मान्यता दी है यूनेस्को ने, एक कह सकते हैं उपाधि, एक टैग दे दिया है। और इससे ग्वालियर की जो यानी पहचान है उसको एक नई पहचान मिल जाएगी, है ना। आपको पता हो तानसेन जो बहुत फेमस संगीतज्ञ थे, है ना, वो भी कहाँ के थे? आप के ग्वालियर के। तानसेन का आपका नाम पता होगा, रामतनु पांडे उनका नाम था, एक्चुअल नेम, है ना। इसके अलावा बैजू बाबरा भी इस एरिया से जुड़े हुए थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो ग्वालियर घराना है, संगीत का एक प्रसिद्ध घराना है, ठीक है। तो ग्वालियर का संबंध प्राचीन काल से ही संगीत के लिए रहा है। फिर ग्वालियर में जैसे कि सिंधिया जो मराठा ये राजा रहा करते थे, सिंधिया, है ना। तो वो लोगों ने उन लोगों ने भी संगीत को यहाँ पे यानी महत्व दिया है, ठीक है। तो ग्वालियर को आपको याद। पहला प्रश्न है, किस शहर के स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने 2 एस्टेरॉइड्स खोजे हैं? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर, ठीक है। तो आप बदलाव देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के, है ना, वो बच्चे क्या खोज रहे हैं? एस्टेरॉइड्स खोज रहे हैं। और ये एस्टेरॉइड आपका जिम वगैरह वाला एस्टेरॉइड नहीं है जो बॉडी बनाने के लिए लिए जाते हैं। ये एस्टेरॉइड है आपका स्पेस के, ठीक है। एक्चुअल में एक कंपटीशन आयोजित किया गया था नासा से संबंधित संस्था द्वारा भारत में, ठीक है, जिसके तहत जो स्कूली बच्चे हैं उनको क्या करना था, रिसर्च करना था स्पेस के उसमें। और उनको कुछ संसाधन भी उपलब्ध कराए गए थे जिनके माध्यम से उनको विभिन्न क्षुब्ध ग्रह, एस्टेरॉइड्स, है ना, और जो भी ग्रह वगैरह हैं, प्लैनेट्स वगैरह हैं, वो खोजने थे। तो इसमें बिलासपुर के जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने कमाल कर दिया और इन्होंने 2 एस्टेरॉइड्स खोज निकाले हमारे सौरमंडल में, ठीक है, जो अपने आप में बहुत ही अनोखी और उत्कृष्ट उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में लगातार परिवर्तन आ रहा है और जो स्कूली बच्चे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। अगर किसी भी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जाए, तो वहाँ सुविधाएं उपलब्ध की जाए, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक, उत्कृष्ट मार्गदर्शक अगर उपलब्ध हो जाएं, तो निश्चित तौर पर हमें शिक्षा व्यवस्था में क्रांति आती दिखेगी। दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है ना, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका सही जवाब है वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है। तो वानखेड़े स्टेडियम में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ अभी हाल ही में इंडिया का मैच हुआ, है ना। और वहाँ पे क्या किया गया, आपने सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस समय इंडिया का प्रदर्शन जबरदस्त चल रहा है। आप देखेंगे कि वानखेड़े स्टेडियम में जो अभी हाल ही में मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, भारतीय टीम ने श्रीलंका के साथ, सॉरी, श्रीलंका के साथ जो मैच हुआ था, तो भारतीय टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया श्रीलंका के साथ और करीब 302 रन से पराजित किए। मेरे को लगता है अभी तक वर्ल्ड कप के जो भी 2023 है उसमें सबसे बड़ी जीत है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। और सचिन तेंदुलकर और मुथैया मुरलीधरन दोनों उस मैदान में मौजूद थे और सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। और कल का मैच तो आपने देखा ही होगा, यानी पिछला मैच अभी पाकिस्तान और कह सकते हैं न्यूजीलैंड का हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड ने 402 रन का लक्ष्य रखा था और पाकिस्तान ने भी वो मैच जीत लिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो वर्ल्ड कप है उसमें एक अनिश्चितता है ना। 402 रन का स्कोर भी चेस किया जा सकता है, इस टाइप का खेल सभी टीमें दिखा रही हैं, है ना। भारतीय टीम अपने 7 के 7 मैच जीत कर सेमीफाइनल में एंट्री कर चुकी है, इसको भी याद रखिएगा। सेकंड टीम अगर कोई एंट्री करने की बनेगी तो वो ऑस्ट्रेलिया हो सकती है या साउथ अफ्रीका भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों के स्कोर टाई हैं। तो इनमें अभी फैसला होगा कि चौथी टीम कौन बनेगी जो सेमीफाइनल में
प्रवेश करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका सही जवाब है 37% हो गई है। ठीक है। तो देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हो गई है। 2000 अगर 18 के आंकड़े देखा जाए तो इसमें 23% था, जिससे काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और 37% अब कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी है। ठीक है। इससे समझ में आता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका दूसरा आधार स्तंभ महिलाएं बन रही है ना। और कार्यबल में अगर महिलाओं की संख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में उतनी ही तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि सामान्यतः महिलाएं घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं, जो यानी हाउसवाइफ होती हैं, जो कि एक तरीके से कहते हैं अप्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स में गिना जाता है। हालांकि अगर आप महिलाओं को बाहर भेजेंगे काम करने के लिए, तो आप घर में जो भी मेड वगैरह रखेंगे उसको आप पेड ही करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से निश्चित तौर पे कार्य बल और देश की प्रगति में योगदान बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु में। ठीक है। तो बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया है। ठीक है। ये जो छठा संस्करण था इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का, और राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, और ये 2 से 4 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसका जो उद्देश्य या वाक्य जो रखा गया था, विषय वाक्य, तो उसमें लिखा गया हुआ था कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है। तो इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सरकार का जो दबाव है वो सबसे पहले ये है कि आप घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करें, और जब घरेलू आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो आप जो वैश्विक आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने की ओर ध्यान दें। ठीक है। तो इसमें राजनाथ सिंह का आना एक तरीके से ये भी दिखाता है कि भारत सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, यानी जो रक्षात्मक क्षेत्र में जो हमारी उत्पादन कार्य हैं उसको बहुत ज़्यादा बल देना चाहती है। और डिफेंस के क्षेत्र में जैसे कि अभी ड्रोन चल रहा है डिफेंस के क्षेत्र में, बाकी सारे चीज़ें का आयोजन हो रहा है ना, जैसे कि बंदूकें हो गया, जैसे कि अपना आर्टिलरीज हो गई, तोप हो गया, है ना। बहुत सारे रक्षात्मक व्हीकल आते हैं, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल हो गए, आपका एयरक्राफ्ट हो गए, लड़ाकू विमान हो गए। ठीक है। ये सारी चीज़ों में जो देश है वो आत्मनिर्भर बने, ये तो है ही, खुद उत्पादन करे, और साथ ही साथ विदेशों की जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करने का कार्य करे। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेंगलुरु में आयोजित हुआ, छठा संस्करण था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिंकोमाली में एसबीआई की ब्रांच का हाल ही में उद्घाटन किया गया, यह किस देश में है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। ठीक है। तो श्रीलंका में त्रिंकोमाली में एसबीआई ब्रांच की हाल ही में उद्घाटन किया गया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि एसबीआई की ब्रांच विदेशों में भी ओपन हो रही है, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें भी एसबीआई लगातार अपनी ब्रांचेस को ओपन कर रहा है। ठीक है। एसबीआई का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापना हुई थी 1921 में, और 1955 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया। ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भी मिला लिया जाए तो भी ये सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है। इसकी यानी जो बिग बुक ऑफ अकाउंट है उसका आकार तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। और इसके बाद अगर निजी बैंक में देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तीसरे नंबर पे इस समय आईसीआईसीआई बैंक अपना स्थान रखता है। ठीक है। तो किसी भी देश का जो बैंकिंग सेक्टर है वो अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्वेश्चंस भी होने चाहिए। ठीक है। शुरू करते हैं आपके लिए, आप सभी के लिए दीपावली स्पेशल वीडियो। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण का मतदान कब होगा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है 17 नवंबर को। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन शुरू है, और पहले चरण का निर्वाचन कार्य जो है आपका 7 नवंबर को
हो चुका है। अब द्वितीय चरण का जो निर्वाचन है वो 17 नवंबर को आयोजित किया जाना है, ठीक है। और 7 नवंबर को 20 सीटों पे निर्वाचन हो चुका है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र से अधिक के मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने घर घर जाकर मतदान कराया है? तो इसका सही जवाब है 80 वर्ष। तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग ने घर घर जाकर मतदान कराया है, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं और निर्वाचन बूथ तक उनको लाना एक कह सकते हैं कि सही व्यवहार नहीं है। और क्योंकि अब प्रशासन के पास काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं, कर्मचारी भी हैं, तो 3 दिवस जो था वो निर्वाचन के लिए अलग से रखा गया, जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं उनके घर जाकर कॉन्फिडेंशियल तरीके से गुप्त मतदान ही कराया गया और उनकी वोट को दर्ज किया गया है। तो ये पोस्टल बैलेट पे कराया गया है ना। और ये भी बिल्कुल संपन्न हो गया है। 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ की कितनी विधानसभा सीटों में निर्वाचन संपन्न होगा? इसका सही जवाब है 70 सीट। द्वितीय चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ के लगभग 70 सीटों पे मतदान संपन्न होगा, 70 सीटों पे, ठीक है। 2 चरणों में मतदान हो, आपको पता हो। पहले चरण में जितने नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे मतदान कराया गया, ताकि जो हमारे सैन्य बल हैं उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ पे करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके, ठीक है। अब द्वितीय चरण में जो मतदान होगा वो 70 सीटों पे होगा, और जितने भी हमारा डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे उनको वापस बुला के इन क्षेत्रों में डिप्लॉय कराया जाएगा, और आसानी से यहाँ पे भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। तो इस बात को याद रखना है, 17 नवंबर को आपको मतदान करने अवश्य जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय चरण के मतदान का समय क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, ठीक है। द्वितीय चरण के समय जो मतदान होगा वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया जो हैं नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अब ये मुख्य सूचना आयुक्त का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया? तो 2005 से आया, और 2005 में आपको पता हो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू किया गया, ठीक है। और उसके बाद से ही मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत में कंपलसरी हो गई, महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। और इनका काम होता है कि किस तरीके से शासन की जो कार्य हैं उनकी सूचनाएं जनता तक पहुंच पाएं, क्योंकि एक्चुअल में सरकार जनता की है ना, सरकार तो जनता बना रही है, और उनसे ही हम चीज़ें छुपाएं ये ज़्यादा ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है चिली। तो चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब से शुरू हुआ? तो ये आपको याद हो कि पेरिस फ्रांस में COP21 हुआ था, जिसके तहत पेरिस समझौता किया गया था। उसी समय भारत ने और फ्रांस ने जो मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यानी इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसके तहत पूरे दुनिया के जितने भी पहले शुरू में जितने भी यानी उष्णकटिबंधीय देश थे, है ना, जिनके पास सूर्य के प्रकाश या सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं थी, उनका गठबंधन तैयार किया जाना था। धीरे धीरे इसमें पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो जुड़ते चले गए, और कारवां बड़ा होता चला गया। 95वां सदस्य जो है ये चिली बना है, ठीक है। चिली की राजधानी तो आप जानते ही होंगे, सैंटियागो है ना। ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है ना। चिली के में प्रमुख बात क्या है कि यहाँ आटाकामा का मरुस्थल है। आपको याद है दुनिया का जो सबसे शुष्क मरुस्थल का नाम आता है तो आटाकामा का मरुस्थल याद आता है, ठीक है। सोचिए यहाँ पे जो सौर विकिरण है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती होगी, और इस कारण से चिली भी अब इसमें शामिल हो गया है। पेरू आप जानते हैं चिली के जस्ट ऊपर पे स्थित देश है ना। इसकी राजधानी लीमा है। कोलंबिया की राजधानी बोगाटा है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, ये सभी दक्षिण अमेरिकी देश हैं, ठीक है। लेकिन सदस्य कौन सा बना है? 95वां सदस्य चिली बना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं, 80 स्वर्ण पदक सहित 227 मेडल के आसपास जीते हैं
ठीक है, अगर मैं गलत होऊंगा तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और 80 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। इसके बाद सर्विसेज सेकंड नंबर पे है ना, सर्विसेज का नंबर आता है, फिर हरियाणा है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद केरल है ना। तो ये 5 राज्य हैं क्रम से, तो इनको याद रखना है आपको। और जो 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है, इसको याद रखिएगा, 37वां राष्ट्रीय खेल जो है ये इस वर्ष गोवा में हुआ है, ठीक है ना, गोवा को याद रखना है। और मुगा इसका शुभंकर था, है ना। और 38वां जो राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ होगा, तो ये उत्तराखंड में आयोजित होगा अगले वर्ष, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में आयोजित हुआ था। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो कोस्टा ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इसका सही जवाब है पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल में एंटोनियो कोस्टा के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दिया है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और अंततः इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बात आपको याद रखना है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो लिस्बन है। पुर्तगाल हमारे देश से संबंधित है, ऐसे संबंधित है कि जब औपनिवेशिक काल था तो पुर्तगाल भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार था। और जो भारत की समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डिगामा ने की, जो कि पुर्तगाली नाविक था, इस बात को भी आपको याद रखना है। और जो गोवा है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सब जो है और ये पुर्तगाल की कॉलोनी थे, सभी चले गए, पुर्तगाल नहीं जा रहा था। पुर्तगाल 1 दिसंबर 2023 को वीर नारायण सिंह स्टेडियम में किस टीम से भारत T20 मैच खेलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारत T20 मैच खेलेगा वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। देखिए, वीर नारायण सिंह स्टेडियम लगातार सुर्खियों में बना रहता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है और यहाँ पे अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होनी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और कई अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ खेले जा चुके हैं। अभी हाल में जो मैच होने वाला है ये एक्चुअल में इसलिए हो रहा है वीर नारायण सिंह स्टेडियम में, क्योंकि जहाँ ये पहले होने वाला था, जैसे कि नागपुर में, है ना, तो वो नागपुर जो ग्राउंड है वहाँ पे मरम्मत का कार्य चल रहा है, जो कि पूरा नहीं हो पाएगा इस समय तक, है ना। तो इसलिए पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो वीर नारायण सिंह ऑलरेडी तैयार है और कुछ थोड़ी मोड़ी तैयारी जो करनी है, जैसे कि जो सीट्स टूट चुकी हैं उनको चेंज करना या बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ की जाएंगी। और T20 का जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो यहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों 70 विधानसभा सीटों में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। तो इसका सही जवाब है लगभग 70% वोटिंग हुई है। तो छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें में अभी जो चुनाव हुआ उसमें 70% वोटिंग हुई है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको पता हो कि 49 जो अर्धशतक हैं सचिन का रिकॉर्ड था और 50 अर्धशतक विराट कोहली ने बना लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक जो शतक हैं लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं, ठीक है। और ये कारनामा इन्होंने काफ़ी कम मैचों में किया है, ठीक है। तो ये 278-79 मैच में ही उन्होंने ये आपका रिकॉर्ड पा लिया है। और अभी तो विराट कोहली का खेल काफ़ी कुछ बाकी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जितना खेले हैं उतना और खेल जाएं और शतकों का शतक लगा दें, है ना। हमारी तो यही कामना होगी, भारत के लिए बहुत ही अच्छा खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है। इसका सही जवाब है मीका, ठीक है। तो दुनिया की पहली रोबोट सीईओ जो बनी है वो मीका बनी है। अमेरिका की एक कंपनी ने इसे बनाया है और इसे अमेरिका की ही कंपनी का सीईओ बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत या इंसान जो है धीरे धीरे अपने स्वयं के कामों को रोबोट्स को सौंप रहा है, ठीक है। ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है और जितने भी बिलियनियर हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी चीज़ से आगाह करते रहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी रोबोट
हेल्प के लिए रखिए, लेकिन रोबोट को इंसानों से प्रतिस्थापित मत कीजिए। लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है, सीईओ का पैसा बचाने के लिए मीका को अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। और अब ये जो ह्यूमनाइड रोबोट है, यही सारे फैसले उस कंपनी का लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है रचिन रविंद्र, ठीक है। रचिन रविंद्र जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, ठीक है, अक्टूबर माह के लिए। अब अक्टूबर माह के लिए रचिन रविंद्र को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और आपको नाम सुनकर भी लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा इंडियन टच है ना, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं ये। और रचिन सचिन से लिया गया नाम है ना। तो इनके पिता ने इनका नाम इस तरीके से रखा है, खिलाड़ियों के नाम को मिला के, ठीक है। तो रचिन रविंद्र जो अभी वर्ल्ड कप हुआ उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने अपने देश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल किस टीम ने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम सबकी कामना थी कि ये जो बॉक्स बना है ये इंडिया के ऊपर बने, ऑप्शन बी में बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि काफ़ी आसानी से इस मैच को उन्होंने जीत लिया। उनकी जो भी प्लानिंग बनाई थी उनके कैप्टन्स ने, है ना, वो सारे ही सक्सेसफुल हुई। उन्होंने पहले टॉस जीता, उनके अनुरूप टॉस हुआ, उन्होंने पिच को अच्छे से पढ़ा और भारत को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। भारतीय बैट्समैन रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा खेला शुरू में, लेकिन अपने जो विकेट है उसको गंवा दिया। एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी उनसे, पूरे वो कम से कम नहीं तो 40-45 ओवर अगर इस मैच में खेलते और 150 रन करीब अगर वो बनाते, जैसा कि उन बहुत ही आसानी से वो बहुत स्कोर बना लेते हैं। लेकिन लंबा ना टिकने के कारण भारतीय टीम पे दबाव आया। मिडिल ऑर्डर ने अपना नेचुरल खेल नहीं खेल पाए वो, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी विकेट गिरने का दबाव था। और ये पहला ऐसा मैच हुआ जिसमें भारत ऑल आउट हुई, है ना, 10 के 10 विकेट गिरे और इतनी परेशानी हुई उन लोगों को बाद में खेलने में, है ना। केएल राहुल करीब कह सकते हैं 120-25 बॉल में 66 रन बनाए, तो मतलब काफ़ी महंगा खेले वो, बहुत ज़्यादा बॉल खेले, यानी 50 के स्ट्राइक रेट से खेले। और उसी तरीके से विराट कोहली जब मारने का मौका आया तो उनका भी विकेट गिर गया। तो कुछ भी अच्छा घटित नहीं हुआ पहली पारी में। दूसरी पारी में भी जब डिफेंड करना था रनों को तो सिंगल्स आसानी से ले रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उसे रोकने की का प्रयास करना था, दबाव बनाना था। और खैर इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एज अ एक्सपेक्टेटर अपन ये चाहते थे कि भारत यह वर्ल्ड कप जीते,